तो जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंस में हम लोग का एक नॉर्मल लगता है, फिर उसके बाद जितना हिसाब से कॉल जाता है उस हिसाब से वो फ़ी आता है, ठीक है। तो वो हो गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम लोग देखें तो स्टेप कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ही जैसा है। कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होता है जो ऑल डायरेक्ट कॉस्ट को, डायरेक्ट मटेरियल को और ओवरहेड एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, और वो लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कर सकता है, ठीक है ना। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, और ओवरहेड एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होता है जो कि आराम से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं मैनेजमेंट से, ठीक है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो होता है जो कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हम लोग के लिए आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है ना। हाँ, अधिकतर फिक्स्ड कॉस्ट अनकंट्रोलेबल होता है, उस टाइम भी था, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ ऐसा होता है जो कि एक पर्सन के लिए कंट्रोलेबल और दूसरा पर्सन के लिए अनकंट्रोलेबल हो। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि टाइम के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कि अनकंट्रोलेबल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन कंट्रोलेबल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अनकंट्रोलेबल होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। फिर नॉर्मल कॉस्ट वो होता है जो कि नॉर्मली इनकर होता है आउटपुट में, ठीक है ना, एक आउटपुट के लिए, ठीक है। एक नॉर्मल आउटपुट के लिए जितना नॉर्मली कॉस्ट लगता है उस हिसाब से। अब नॉर्मल कॉस्ट होता है वो जो कि नॉर्मली नहीं लगता, एबनॉर्मली लगता है, ठीक है ना, अचानक कभी लग गया, ठीक है, एक लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, ठीक है। नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नॉर्मली लगता है, ठीक है ना। लेकिन जो एबनॉर्मल कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, क्योंकि ये एबनॉर्मली हुआ है, अचानक हुआ है, तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस से वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है। बाय रिलेशन विथ अकाउंटिंग पीरियड, कैपिटल एंड revenue are taking into consideration while calculating cost, whereas capital items are completely ignored, ठीक है ना। हम लोग कैपिटल आइटम्स को इग्नोर करते हैं कॉस्ट शीट में और रेवेन्यू आइटम्स को लेते हैं। टाइम के हिसाब से दो ठो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो कि हो चुका है, हिस्टोरिकल वैल्यू है, इसका हम लोग का ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा कुछ काम नहीं है, हम लोग अधिकतर बार इसको इग्नोर ही करते हैं, ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन दूसरा होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ये होता है वो जो कि हम लोग सोच के रखते हैं कि इतना एस्टिमेटेड कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट वो होता है जो कि कंप्यूटेड इन एडवांस इन प्रोडक्शन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन फॉर पीरियड कॉस्ट, ठीक है ना। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट डिटरमाइंड ऑन साइंटिफिक बेसिस बिकम स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर हम लोग उसको साइंटिफिक बेसिस पे करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी समझेंगे, ठीक है ना। सच कॉस्ट व्हेन कंपेयर्ड विद एक्चुअल कॉस्ट गिव रीजंस टू वेरिएंस, ठीक है ना। हम लोग जो सोच के रखे थे वही कंट्रोलिंग ही वाला पार्ट आ गया कि बजट बना है, अब हम लोग एक स्टैंडर्ड जैसा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट या बजट कॉस्ट एक बना है, अब जो रियल में हुआ है अब हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका बहुत ज़्यादा काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है ना। और हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये डाइवर्ट हुआ, कैसे डेरिवेटिव निकला, ये सब हम लोग देख सकते हैं और रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं टू अवॉइड इट्स रीअकरेंस इन फ्यूचर, ठीक है ना। हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एक जैसा नहीं है, और मतलब उतना हिस्टोरिकल कॉस्ट काम भी नहीं है, लेकिन ये दोनों एक साथ काम करता है, ठीक है ना। बिकॉज अ फिगर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग, ठीक है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट का खुद से अकेले में कोई मीनिंग नहीं है, अगर हम लोग किसी से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फिगर से फिगर कंपेयर करते हैं, तभी उसका काम आता है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल में सबसे पहले बजटेड कॉस्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है, हम लोग एक बजट बनाए, ठीक है ना, पहले से सोच के रखे कि हाँ इतना कॉस्ट होगा, हर एक चीज़ के लिए बजट बना के रख दिए, ठीक है ना। कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दैट बजट कॉस्ट इज मेड एज टू रिपोर्ट वेरिएशन, ठीक है ना। लगातार हम लोग करते रहते हैं कि हम लोग अपना जो कंट्रोल जो सोचे है, बजट सोचे, उससे हम लोग डाइवर्ट नहीं हो, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट भी वही है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट भी वही है, हम लोग इसमें भी एस्टिमेट निकालते हैं, ठीक है ना। एस्टिमेट निकालते हैं कि हाँ
कितना ज़्यादा खर्चा और एक सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पूरा बजट ही कॉस्ट जैसे। हाँ, तो नीचे लिखा भी हुआ है बजट कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट आर similar to each other to the extent of both represent estimate for cost of period of time in future। ठीक है ना। डिफरेंट क्या क्या है सबसे पहले, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट साइंटिफिकली प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, ठीक है ना, और वो बिजनेस का हर एक एक्टिविटी में लगता है, ठीक है ना। लेकिन बजट कॉस्ट हर एक पार्ट में नहीं लगता, ठीक है ना, वो थोड़ा बड़ा पार्ट में लगता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हर एक छोटा पार्ट्स में भी लगता है, ठीक है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो मैक्रो वाला चीज़ बजट वाला है, माइक्रो वाला स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो वही बोला, बजट कॉस्ट आर प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तरफ से होता है, जैसे हम लोग उसमें पर ईयर का निकालते हैं ना, वैसे ही। हाँ, और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को लगातार निकालना पड़ता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ बजट कॉस्ट इज ऑन द प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट वेयर एज द मेन ट्रस्ट ऑफ फाइनेंशियल इज कंट्रोल, ठीक है ना। मेन बजट कॉस्ट का क्या है कि प्लानिंग करने के लिए, ठीक है ना, प्लानिंग करने के लिए। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या है, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। बजट कॉस्ट आर एक्सटेंसिव, ठीक है ना, ये एक्सटेंसिव होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटेंसिव है। आर रिप्रेजेंटिंग मैक्रो अप्रोच, वही वाला चीज़ आ गया। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर concerned with each and every aspect of business operation carried in department. Thus, budget cost deal with aggregates, whereas standard cost deal with individual parts, ठीक है ना, which make the aggregate। पूरा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है ना। प्रोडक्ट कॉस्ट वो है जो ट्रेसेबल होता है, ठीक है ना, ये ट्रेसेबल होता है। हम लोग पढ़े हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट, हम लोग पढ़े थे कि फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। हाँ, तो हम लोग को यहाँ पर पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट भी ट्रेसेबल है, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट ट्रेसेबल है। हाँ, प्रोडक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। हाँ, तो इन्वेंट्री प्रोडक्ट कॉस्ट आर इन्वेंट्री variable cost and they become basis of the primary cost plus contract. They are used for valuation of inventory, ठीक है ना, and shown in balance sheet till they are sold। जब तक वो बिक नहीं जाता तब तक वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है, क्योंकि इसका बेनिफिट जब सेल हो जाता है तभी मिलता है, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड इज सेल्ड इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, ठीक है। पीरियड कॉस्ट लेकिन ये नहीं है, पीरियड कॉस्ट को हम लोग एक्सपेंस जैसा ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग बैलेंस शीट में जब तक वो बिक नहीं जाता तब तक हम लोग को उसका फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन जब ये लगता है तभी हम लोग को उसका फ़ायदा मिल जाता है। जैसे कि रेंट, पीरियड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है ना, रेंट भी फिक्स्ड कॉस्ट है। रेंट का जैसे ही हम लोग रेंट लिए तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं लैंड को, ठीक है ना, तो यही फ़ायदा है। और वेरिएबल कॉस्ट जो हम लोग का प्रोडक्ट में लगा, अब जब प्रोडक्ट तैयार होगा फिर बिकेगा, जब वो बिक जाएगा, जब उसका पैसा मिलेगा तब हम लोग को मिलेगा, ठीक है ना, इसीलिए। फिर उसके बाद आता है मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट वो होता है जो कि कॉस्ट हाँ प्राइम कॉस्ट को ऐड करते हैं वेरिएबल ओवरहेड से, ठीक है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आर इग्नोर्ड, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन इनटू फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड। हाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्जिनल कॉस्ट में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को ही खाली लेते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है ना, ये क्या डज नॉट, ठीक है। हाँ, ये ऐसा पोर्शन है, ठीक है, जिसमें हम लोग आउटसाइडर को पेमेंट नहीं करते, कुछ खर्चा नहीं करते, रियल में कुछ खर्चा नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन ये क्या होता है, कैश एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, ठीक है ना, और ये सब लगाना भी बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्ट कोई कैश वैश का खर्चा नहीं करते, हम लोग बस अपना दिमाग में बना लेते हैं कि हाँ मेरा इतना खर्चा हो रहा है। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ लिए, ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाना, ठीक है, ये क्या है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट द चेंज इन ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी और पैटर्न मेथड ऑफ प्रोडक्ट इज नॉन एज डिफरेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है।
इफ़ द चेंज इंक्रीजेस द कॉस्ट, ठीक है ना, कोई ऐसा चेंज करना जिसकी वजह से कॉस्ट में चेंजेस आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग चेंज किए और पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ गया तो क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है ना, जो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। इफ़ देयर इज डिक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट में कम हुआ, ठीक है ना, इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम डिक्रीज इन आउटपुट, डिफरेंस इज कॉल्ड डिक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। संक कॉस्ट, संक मतलब डूब जाना, ठीक है। तो संक कॉस्ट ऐसा है जो इरिकवरेबल है, ठीक है ना, उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते, ठीक है। हम लोग इसका संक कॉस्ट निकालते कैसे है, जैसे प्लांट अगर वो ख़राब हो गया है, ठीक है ना, तो उसको स्क्रैप में जो बेचे, ठीक है ना, जो बेचे तो कम दाम में बेचे, ठीक है, और उसका जो एक्चुअल प्राइस था उससे माइनस कर देंगे तो संक कॉस्ट आ गया, ठीक है ना, वो पैसा डूब गया, ठीक है। हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है। तो संक कॉस्ट वो है जो डूब गया। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। इफ़ अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड फॉर रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट लेस सैल्वेज वैल्यू, ठीक है ना, अगर है तो वो क्या होगा, संक कॉस्ट होगा। बुक वैल्यू माइनस सैल्वेज कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू जो भी, ठीक है ना, वो क्या होगा, संक कॉस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इम्प्यूटेड और नोशनल कॉस्ट। इसको समझने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। ये वो कॉस्ट है जिसको रिकॉर्ड करने का ज़रूरत नहीं है और इसको पे भी नहीं किया जाता, ठीक है ना। इसको पे भी नहीं करते हैं और इसको रिकॉर्ड करने का भी ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन ये भी एक साइकोलॉजिकल थॉट है कि हाँ, जो लोग जैसे कि एग्जांपल में सैलरी ऑफ ओनर, ओनर अपना सैलरी निकाले, वो तो उसी का बिजनेस है, वो जब चाहे पैसा निकाल सकता है, ठीक है ना। तो ये सब भी हिसाब से कभी कभी सोचा जाता है, ठीक है ना, और ये सब इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, कि वो लोग अपना पैसा, ओनर अपना पैसा साइड कर ले, ठीक है। सैलरी ऑफ ओनर, रेंट ऑन बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑफ ओनर, ये सब कोई गिनता नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन ये भी एक कॉस्ट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इम्प्यूटेड और नोशनल कॉस्ट, हिडन कॉस्ट भी बोला जाता है। अब देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स में पढ़े कि कोई भी दो अल्टरनेटिव में जब हम एक चूज़ कर लिए तो दूसरा को जो मिस किए वो वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इट इज़ द कॉस्ट विच देयर ए परचेज ऑन एन एसेट फॉर मटेरियल आइडेंटिकल टू दैट विच इज़ बीइंग रिप्लेस्ड और रिवैल्यूड। ये तो वैसा ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं, ये सब तो नॉर्मल है। डायरेक्ट आते हैं इम्पोर्टेंट वाला, जो कि है पहला जॉब कॉस्टिंग, जो कि जॉब पर यूनिट ऑर्डर में लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बैच कॉस्टिंग, ठीक है। हाँ, जब बैच कॉस्टिंग अलग अलग गुड्स में अलग अलग ग्रुप में प्रोडक्ट बनाने के लिए एक बैच लगता है, ठीक है। अब उसमें जितना जितना खर्चा होता है उसके उस हिसाब से कॉस्टिंग करना बैच कॉस्टिंग है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड टोटल कॉस्ट यूनिट कॉस्ट विल बी वर्कड आउट, ठीक है ना। बैच में जितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है हम लोग डिवाइड कर देंगे यूनिट से, ठीक है ना, और जितना बैच लगा तो हम लोग पर यूनिट का संग संग निकाल सकते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड विद द स्टेप प्रोसेस, ठीक है ना, जो स्टेप प्रोसेस से बनता है उसको प्रोसेस कॉस्टिंग बोला जाता है। एक स्टेप, एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में, ये सब। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है ना, नॉर्मली जो चलाने का खर्चा वो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है ना, ये लॉन्ग टर्म वाला रहता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एक्चुअली सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग से सिमिलर है, लेकिन जॉब कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये कुछ ही टाइम के लिए होता है, फिर जॉब ख़त्म, फिर काम ख़त्म, ठीक है ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बड़ा चलता है, ठीक है ना, और ईयर्स पे भी जाता है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। हाँ, तो बस ख़त्म। एक बार रीड कर लेना और पीछे का एमसीक्यू याद कर लेना।